7 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं पूरे यूपी में, केवल हमें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, वो भी बॉर्डर पे अलीगढ़ में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हालात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट बार बार बदलता रहे, कभी वो कई अल्पसंख्यकों की यूनिवर्सिटी है, कभी वो उसे कर देता है कि वो सबके लिए। और हमें जो है 2 एम्स उत्तर प्रदेश को मिले, रायबरेली एम्स और गोरखपुर एम्स। आज उनकी आप घटना सुनना। जो रायबरेली एम्स है वो 2009 में प्रस्तावित हुआ, उस समय यूपीए गवर्नमेंट थी और माननीय सोनिया गांधी जी जो है महाते सांसद थी, उन्होंने अपनी सीट बचाने के लिए उन्होंने जो है एम्स अपने क्षेत्र में स्टेब्लिश करा दिया। उसके बाद 2016 में गोरखपुर जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी का गढ़ है, वो उन्होंने क्या किया कि वहां भी जो है अपनी लोकसभा को बचाने के लिए, मतलब कि भविष्य में बनती है, तो 2016 में वहां प्रस्तावित करवा के 2019 में वो तैयार कर दी। यानी कि हमें तो ये कह दिया जा कि भाई आप जो है ऋषिकेश एम्स में चले जाओ, दिल्ली एम्स में चले जाओ, दिल्ली तुम्हारे यहाँ से 90-100 किलोमीटर है। भाई हम ये पूछना चाहते हैं रायबरेली से लखनऊ की डिस्टेंस कितनी है? मात्र 60 से 70 किलोमीटर है। वहां आप जा नहीं सकते, वहां 10 बड़े बड़े एम्स की तर्ज पे हॉस्पिटल है, लक्ष्मीबाई जैसा, झांसी की रानी जैसा ये हॉस्पिटल 10 है वहां पे। क्या वे लोग वहां नहीं जा सकते? जब आपको हमारे इतना द्वेष है, बुंदेलखंड क्षेत्र हमारा भाई पिछड़ा हुआ है, उसे आप एक एम्स दे सकते थे, उसे एम्स नहीं दिया आपने। से हिस्टोरिकल पैलेस है जैसे लाक्षागृह, पांडवों ने अपनी जान बचाई थी लाक्षागृह में, बरनावा में आके। धार्मिक अगर श्री कृष्ण भूमि, जो कृष्ण जी का जन्म हो पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो हुआ, मथुरा में ही तो हुआ है। हम अगर हिंदू धर्म के आधार पे तो हमने ये देख लिया, अब हम चलते हैं सिखों का क्या महत्व है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। पश्चिम में सिखों का महत्व है, हाँ, पंच प्यारे थे, जिनमें से एक पंच प्यारा हस्तिनापुर का। हाँ, वो अगर हम बात करें ईसाइयों की क्या जो है महत्वता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मरियम माता मरियम का जो चर्च है, बहुत बड़ा चर्च है, विदेशी और हमारे देश के क्रिश्चियन वर्ग खास करके और भी धर्मों के लोग जाते हैं। सरधना में वो चर्च है बहुत बड़ा, और मान्यताएं हैं उसकी विश्व स्तर पे। कांदला, कांदला हम तो कांदला कहते हैं, यू कांदला, कांदला शरीफ बोले जी, वो इस्लामिक दृष्टिकोण पे कांदला शरीफ। कांदला शरीफ जमात जो इनकी स्टार्ट हुई थी इस्लाम में, वो 1927 में भी जो है कांदला से चालू हुई थी। धन सिंह कोतवाल गुज्जर का गांव उजाड़ दिया था, बाबा शामल तोमर की नाड़ काट करके ऐसे जो है टांग करके पूरे जो है क्षेत्र में घुमाई गई थी। वो आती है जो गवर्नमेंट जॉब में लोग हैं कि कोई है बागपत का लेकिन उसका ट्रांसफर उधर जौनपुर में है। गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ न्याय की भी सबसे बड़ी है। मैं पहले गवर्नमेंट जॉब पे नजर डालूंगा। और भाई केवल और केवल जैसा सरकारी जॉब हमने ली पुलिस की, 4 जिले छोड़ करके आप 1 जिला भी छोड़ के करवाओगे जब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कहीं कहीं 100 किलोमीटर एक ही प्रदेश में कर रहे हैं, तो ये तो अन्याय है, पूरा अन्याय है। और उन्हीं विभागों में फिर आप उन पे उन्हें आप मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करते हो। केवल एक न्याय का मुद्दा हमारा नहीं है, हमारे 30 से 40 आधार है अलग राज्य बनाने के, जो मैं आपको गिनवा सकता हूँ इतने आधार। एक 2 वर्ड में आप मुझे बताइए कि क्या 30 आधार ऐसे हैं आपके पास जो अलग राज्य पश्चिम यूपी को? मैं बताता हूँ। सबसे पहला, हमारे साथ शिक्षण संस्थाओं में भेदभाव। दूसरा, शिक्षण संस्थाओं में फिर हम 2 भेदभाव पे आएंगे। एक तो वहां के जो है अपॉइंटमेंट्स में भेदभाव, दूसरा हमें इंस्टीट्यूशंस देने में भेदभाव, ठीक है। दूसरा हमें मिला है न्याय में भेदभाव, ठीक है। न्याय में भेदभाव भी हम कई तरीके से देखेंगे। तीसरा भेदभाव हम स्वास्थ्य संस्थाओं में भेदभाव, ठीक है, उसमें हम एम्स में भी देखेंगे और मेडिकल कॉलेजेस में भी देखेंगे, यानी कि ये मैं इसी में ही आते जाने लग रहे हैं। चौथा है रोजगार के मामले में, लोग हमें कहते हैं कि आप तो बहुत संपन्न हो, आपके क्षेत्र को जो है कोई जरूरत नहीं है। मुस्लिमों का हर जगह का अलग अलग है। फिर भी थोड़ा सा पश्चिम बंगाल के मुस्लिमों की बात करें, मैं भी पश्चिम यूपी की बात करूंगा। मैं कुछ बता रहा हूँ, वही ला रहा हूँ। पश्चिम बंगाल का मुसलमान और तरीके का है, हमारे यहाँ क्या है, मुस्लिम हिंदू, वो हिंदू जाट है तो मुस्लिम जाट भी है, मुस्लिम गुज्जर है तो हिंदू गुज्जर भी है, मुस्लिम त्यागी है तो हिंदू त्यागी भी है। यानी कि सारी जातियां अगर हिंदू है, राजपूत है तो रांगड़ है, वे मुस्लिम भी बनी हुई, हिंदू जुलाई है तो मुस्लिम जुलाई भी है। हमारा ये हम सब एक ही हैं लगभग, मतलब कि थोड़ा समय नहीं हुआ, कन्वर्टेड है मोस्टली। पश्चिम यूपी का तो मोस्टली मुसलमान कन्वर्टेड। देखो इस चीज को ये लोग स्वीकारते भी है कि भाई हम पहले वही थे। और
इन्होंने अपनी इबादत का पूजा का तरीका बदला। किताब से ही अब एक चीज मैं पूछ लेता हूँ, आपने जो इसमें मैप बनाया पश्चिम यूपी का, तो इसमें आपने जो ये नीचे वाले शहर आपने इसमें लिए हैं, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, और आप कह रहे थे कि हमारी भाषा को दबाया गया, हमारे कल्चर को दबाया गया, लेकिन आप अगर मथुरा और आगरा, हाथरस चले जाएंगे तो ये तो बिल्कुल अलग कल्चर हो जाता है, शामली, बड़ौत, बागपत से, सहारनपुर से। वहाँ तो आप जाएंगे तो जाओगे आओगे, है ना, कैश करोगे, कैसे को कैश कर देते हैं, या फिर उनका तो एकदम अलग ही लैंग्वेज है, अलग तरह से बात करते हैं। तो वो देखो, इसमें लाने का क्या रीजन मामला है, ये है, या अगर फिर ये हम बैलेंसिंग के लिए है? नहीं नहीं, बैलेंसिंग कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि वहां पे जो मुस्लिम आबादी है वो आपने मुझे बताया वो करीबन 7-8% मुस्लिम आबादी है, और हिंदू ज्यादा है, तो इसलिए बैलेंस हो जाएगा, ज्यादा मुसलमान नहीं दिखेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे पश्चिम यूपी देखो में। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 यूपी। हिंदुस्तान 9 यूपी पर हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है चौपाल। चौपाल में आप देखते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ मुद्दे, कुछ राजनीतिक इंटरव्यू, और हमारा इसमें खासकर ध्यान है पश्चिम यूपी पर। पश्चिम यूपी से हमें बहुत प्यार मिला, बहुत फॉलोअर, सब्सक्राइबर, व्यूज मिले, और अब हम पश्चिम यूपी के लिए कुछ करना चाहते हैं। पश्चिम यूपी की आवाज और उनके लोगों की आवाज पूरे देश में पहुंचाना चाहते हैं, और इसी में हमारे साथ आज नितिन स्वामी जी हैं, जो पश्चिम यूपी को उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बनाने की मांग मुखर होकर उठा रहे हैं। आज उनको हमने अपनी चौपाल में बुलाया है और उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं और इसके पीछे के क्या रीजन है। आप लोग को लगता है वो सही कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अब उनकी बात सुनते हैं। नितिन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान 9 यूपी की चौपाल में। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई, आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं आपका आभारी हूँ। और आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की आवाज ऐसे ही निरंतर उठाते रहो। जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि हम पश्चिम यूपी की आवाज लोगों की पूरे देश भर में पहुंचाएं। नितिन भाई, लेकिन जब मैं देखता हूं कि अलग प्रदेश बनाने की मांग आप करते हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है? सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूं मैं। देखो, किसी भी अगर हम राज्य के आंदोलन को देखें, अगर हम पास्ट में जाते हैं, अगर उत्तराखंड का हम राज्य आंदोलन देखें, तो सांस्कृतिक आधार तो उसका अलग होने का था ही, साथ में उसका प्रशासनिक आधार भी था, न्यायिक आधार भी था, भौगोलिक आधार भी था, कई सारे उनके जो है आधार थे। हम इधर जो है अगर तेलंगाना का राज्य आंदोलन देखते हैं जिसका केसीआर ने नेतृत्व किया, उसमें भी कल्चर, प्रशासन, भूगोल, राजनीति और तमाम सारी चीजें थी। और किसी भी राज्य को अलग करने के लिए उसका आधार होता है प्रशासनिक या भौगोलिक या जो है सांस्कृतिक। हरियाणा पंजाब हुए वे केवल हिंदी के आधार पर अलग हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम चाहते हैं, जैसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का और हमारे जो रेस्ट यूपी है उसका कल्चर बहुत डिफर है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बच्चा भी बता देगा कि ये इस क्षेत्र से है, ये उस क्षेत्र से है। देश भर में अनेक जो है, हम तो वो कहते हैं कि कोस कोस पे वाणी बदले, कुछ ऐसा करके है। कोस कोस पे पानी बदले, हाँ ऐसा है। कोस कोस पे वाणी, घाट घाट पे पानी, घाट घाट पे पानी बदले, तो ऐसे ही है। लेकिन अगर हम देखें बहुत ज्यादा डिफरेंस, तो वेस्ट यूपी का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत अलग है। हमारा थोड़ा सा अगर हम देखें, थोड़ा सा हरियाणा और राजस्थान से मिलता जुलता है, उनका बिहार से और अन्य जगहों से मिलता जुलता है। तो एक तो हमारा आधार है सांस्कृतिक आधार, दूसरा हमारा प्रशासनिक आधार भी पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग करने का है। उसके बाद जो ये होता है भौगोलिक आधार और न्यायिक आधार, उसके साथ साथ ही राज्य इतना बड़ा है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि उत्तर प्रदेश 4 देशों से ही छोटा है केवल विश्व में। अमेरिका, भारत, चीन और इंडोनेशिया 5वें नंबर का देश आपका, यानी कि 193 मेंबर यूएनओ में है, 189 देश उत्तर प्रदेश से छोटे हैं। ये काफी बड़ा नंबर है। लेकिन केवल इस आधार पे कि बड़ा प्रदेश है और सारी चीजें, तो एक अलग राज्य की मांग करना तो सही नहीं है। चलो ठीक है, क्योंकि एक अलग राज्य जब बनता है तो उसके साथ बहुत सारे खर्च बढ़ते हैं, बहुत सारी समस्याएं बढ़ती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो
राजनीतिक और जातिगत समन्वय खराब होता है। तो ये भी हो सकता है, जितने छोटे राज्य आप देखेंगे तो उसमें कहीं न कहीं एक जाति या एक परिवार के इर्द-गिर्द चीज़ें आके टिक गई हैं और वही प्रदेश को लंबे समय तक चलाते आए, उसी परिवार से लोग मुख्यमंत्री बनते आए या उसी जाति से लोग मुख्यमंत्री बनते आए। वो एक दूसरा इशू है। क्या आपको नहीं लगता कि जब उत्तराखंड अलग हुआ, हुँ, उत्तराखंड किन लोगों ने वहां के लिए संघर्ष किया? उत्तराखंड के लिए संघर्ष किया पहाड़ी लोगों ने अधिकतर। हुँ, तो भाई जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, हुँ, जिन लोगों ने अपना आधार बना करके संघर्ष किया है, वो तो राज करेंगे ही। और हर जगह का अपना अपना क्या है कि अलग अलग सिस्टम है। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पे जो फिलहाल आकर के कुछ समय से जो है धर्म को लेकर के हुआ है, लेकिन उससे पहले किसान कौम की लड़ाई बन करके जो है सरकार से लड़ा जाता। हुँ, चाहे आप चौधरी चरण सिंह जी को देख लो, उसके बाद जो है अनेक ऐसे लोग आए जिन्होंने किसान के मुद्दों को बना करके आधार और जो है लड़ाई लड़ी। हुँ, ऐसे ही अगर मैं कहता हूँ चलो ठीक है, अलग राज्य नहीं बनाते, मैं 1 मिनट को इसके लिए मौन हूँ, लेकिन तमाम सारी चीजें ऐसी है जो आज तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरे यूपी की जीडीपी में 60% से अधिक योगदान करता है, लेकिन उसे वापसी 16 से 18% मिलता है। ये क्या है? ये केवल और केवल सरकारों की, जो आज तक सरकारें रही, भाई हमारे यहाँ पे भी रही, उधर से भी रही, केवल और केवल भेदभाव है एक क्षेत्र के साथ। क्या भविष्य में अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनता है और यहीं के लोग बनते हैं, तो वे किसके साथ भेदभाव करेंगे? वे हरियाणा के साथ तो करने के नहीं, वे जो कुछ भी करेंगे करेंगे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और हमें कोई दिक्कत नहीं है, मुख्यमंत्री कोई भी बनो, यहाँ की किसी जाति से बनो, किसी धर्म से बनो, मैं तो ऐसा आदमी हूँ कि मुझे कोई विरोध नहीं इस चीज में। लेकिन जो हमारी चीजें हैं हमें वो तो मिलनी चाहिए। जैसे शिक्षा, शिक्षण संस्थाओं पे हम बात करें, आपको मैं एक बहुत बढ़िया खुलासा करूंगा। जब हमने देखा कि 34 स्टेट यूनिवर्सिटी पूरे यूपी में है और 34 स्टेट यूनिवर्सिटी में तो केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश को 6 यूनिवर्सिटी मिलती है, और 6 यूनिवर्सिटी मिलने के बाद जिसमें एक माँ शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी है, माँ शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी जहां 4 क्लासेस प्रॉपरली नहीं चल रही, ग्रांट सही तरीके से उन्हें मिल नहीं पा रहा। और सबसे बड़ी बात, 34 विश्वविद्यालयों में आप ये देखो कि वाइस चांसलर कौन है और कहां से आ रहा है। जब रोहित भाई हमने एक मापदंड बना दिया कि आपको जो प्रोफेसर बनेंगे आपको ये एग्जाम देना है, वही पूर्वांचल का आदमी देगा, वही जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश का आदमी देगा, दोनों एक ही एग्जाम से गुजरेंगे। तो फिर ऐसा क्यों है कि उधर के लोग ज्यादा बुद्धिमान मानने जाते हैं, हमारे इधर के लोग बुद्धिमान नहीं मानने जाते? हम इसमें बताएंगे 34 विश्वविद्यालय है, 34 में से केवल और केवल एक विश्वविद्यालय में डॉक्टर केपी सिंह रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर है, तो 33 स्टेट यूनिवर्सिटी में कौन है? सोचने का विषय है। इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। कर्मचारी से लेकर के और अधिकारी तक कौन है, किसी का ध्यान नहीं है इस चीज पे। क्या हमारे इधर के योग्य प्रोफेसर नहीं है, वे वाइस चांसलर नहीं बन सकते? लेकिन आप इतिहास उठाओ इनका, देखो कि कितने लोग वाइस चांसलर बने। आज की वर्तमान स्थिति में केवल एक वाइस चांसलर दे रखा है। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जिस तरह से अगर पश्चिम यूपी अलग प्रदेश बन जाएगा तो यहाँ पे धर्म की राजनीति बड़ी बढ़ जाएगी। और कुछ लोग नाम गिनवाते हैं कि कैराना देखिए, मुजफ्फरनगर देखिए, संभल देखिए, सहारनपुर देखिए, तो इनमें जो मुस्लिम आबादी है वो अधिकतर मुस्लिम आबादी है। और कुछ लोगों का मानना है 40% है, कुछ लोग मानते हैं कि 40 से भी ज़्यादा है, कुछ लोग मानते हैं कम है। तो वहाँ पे राजनीतिक समन्वय कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा। देखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं क्लियर कर दूं, 27 से 28% मुस्लिम आबादी है। दूसरी बात देखो, सभी इस देश के नागरिक हैं, सभी को उनकी हिस्सेदारी भी चाहिए। आज अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27 से 28% मुस्लिम है, तो आप उनकी प्रतिशत के अनुसार उन्हें दे दो जो भी उनकी हिस्सेदारी है। और रही बात कि मुस्लिम आबादी होने की वजह से यहाँ का मुस्लिम मुख्यमंत्री बनेगा, भाई आप पश्चिम बंगाल में जाओ, पश्चिम बंगाल को देखो उठा करके कि इतना अधिक मुस्लिम है, क्या वहां पे मुस्लिम मुख्यमंत्री बन पाया? आप खुद ही देखो इस चीज को। हरियाणा में अगर हम बात करें, जाट बाहुल्य वो बताया जाता है, वहां पे जाट काफी है।
कहीं पिछले वर्ष होते तो वहां नॉन जाट मुख्यमंत्री बन रहा है। ये सब चीजें हैं, ये केवल एक नैरेटिव सेट किया जाता है। और भाई मैं तो ये कह रहा हूँ बाउंड्रीज बदलने दे, कुछ नहीं होगा। हमें शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा कि हम दोनों वर्गों की शिक्षा इस तरीके की संतुलन में बिठावें कि धर्म और जात का मुद्दा पीछे कर करके विकास की बात करें। और हम कहते भी हैं कि हमारा पहला प्रयास पश्चिम का विकास, इधर से लोग बढ़ेंगे आगे तो तभी तो उन्नति होगी। धर्म और जात का मुद्दा आप अगर बना करके चलोगे तो देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनेगी। चाहे इसमें मुस्लिम है चाहे वो हिंदू है, दोनों को ही हम 2013 के दंगों में देख सकते हैं। आज भी लड़कों के ऊपर से केस नहीं उतर पाए। बिल्कुल। लेकिन जब पश्चिम यूपी को डेवलप किया गया, दिल्ली से लगते नोएडा शहर को, और भी तमाम जगह डेवलप हुई, गाजियाबाद हुआ, हाँ गाजियाबाद हुआ, ये दिल्ली से लगते थे। और जब इनको डेवलप किया गया तो ये नहीं देखा गया कि ये पश्चिम यूपी है या फिर ये कहाँ है, वो पूरे उत्तर प्रदेश का मानकर ही डेवलप किया गया। अगर उस समय पे डेवलपमेंट कहीं और की जाती, अगर बनारस में कर लेते या फिर अयोध्या में कर लेते या गोंडा में कर लेते या फिर कहीं और आगे किसी भी ऐसे शहर में कर लेते, किसी शहर को इतना डेवलप कर लेते, तो क्या तब भी आप यही मांग करते, इस तरह की स्थिति होती पश्चिम यूपी की? मैं बताऊं, जो आपने बताया कि लगभग 50% से ज्यादा जीडीपी में योगदान है, तब तो नहीं होता। मैं बताता हूँ आपको, ये सरकार की मजबूरी रही कि नोएडा को और गाजियाबाद को यूपी में जो है डेवलप किया गया, गुड़गांव को डेवलप किया गया, फरीदाबाद को डेवलप किया गया। वे हरियाणा की 2 सिटीज इधर की, क्योंकि अगर कोई भी विदेश की कंपनी है वो ज्यादातर नेशनल कैपिटल के आसपास जो है इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा पसंद करती है। अब हम देखें कि इधर हरियाणा में लगते हुए गुड़गांव और फरीदाबाद था, उन्होंने डेवलप किया क्योंकि दिल्ली में भीड़ बढ़ चुकी थी। अब वो कहीं ना कहीं बाहर को तो लेकर के जाते, उसका विस्तार तो बढ़ाते। इन्होंने इधर यूपी में देखा कि इस साइड में जो है नोएडा और गाजियाबाद लगता हुआ है, इन्होंने जो इसे डेवलप किया। ये केवल और केवल सरकारों की मजबूरियां रही है, नहीं तो यहाँ पे डेवलपमेंट का कोई नाम ही नहीं। और आप देखो आज जिन लोगों ने नोएडा में और गाजियाबाद में अपनी धरती दी कि आप जो है यहाँ कंपनीज लगाओ, भले ही उन्हें मुआवजा मिला, वो तो उनका वो है, उन्होंने अपनी पूर्वजों की धरती दी सरकार को कि जो है विकास में काम आवेंगी। आज उन्हीं लोकल के लोगों को जो है आप नौकरी नहीं दे रहे हो, आप उनका बाइकआउट कर रहे हो। और गाजियाबाद को और आपने नोएडा को मिनी पूर्वांचल बना दिया। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इतना वेस्ट यूपी का आदमी नहीं है जितना पूर्वांचल का, क्योंकि उन्हीं लोगों को आप जो है यहाँ पे जॉब पे रख रहे हो। नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली का नाम लेते तो आप उन लोगों को बाइकआउट कर देते हो, ब्लैक लिस्टेड कर देते हो। अभी तक वो क्या था, डोमिसाइल नीति नहीं आ पाई आज तक भी गवर्नमेंट में। हमारे यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जब नोएडा में और इसमें ये कंपनी स्टेब्लिश हुई तो हमारे लोगों को क्यों बाइकआउट किया जा रहा है इन कंपनियों में, उस तादाद में क्यों नहीं लिए जा रहे। आज उत्तराखंड में जाओ, उत्तराखंड में कंपनी स्टेब्लिश हुई, प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, रिजर्व है केवल उत्तराखंड वासियों के लिए, चुनिंदा ही जो है हमारे लिए है, अलग स्टेट्स के लिए। लेकिन इस तरह की घटनाएं भी तो सामने आती है ना कि लोग जाते हैं, लोकल होने का फायदा उठाते हैं और फिर वहाँ पे जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं उनको धमकाते हैं, मारपीट करते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं कंपनियां सोचती हैं कि क्यों ना हम बाहर से लोगों को हायर कर ले, तो ये चीजें भी सामने आती हैं। भी हमारे साथ नैरेटिव तैयार करा गया। हमारे यहाँ के लोगों की थोड़ी अक्खड़ बोली है। हम अपने उसमें गए, हम तू करके बात करें, बिल्कुल तू को लोग जो है बहुत गलत मान रहे, लेकिन ये हमारी लोकल भाषा है, हमारी जो है ये ही एक सम्मान की भाषा है। अब तू कहाँ जा रहा था, हमने उसे गाड़ी थोड़ा दी थी। मैं एक क्षेत्र में जा रहा था, मैंने उसे कह दिया मैं केले दे दो एक दर्जन, बोल रही इस बाहर मैं तन्ने तो यार हद ही कर दी, तू तो बिल्कुल ही हद पे आ गया। मेरी तरफ तो कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा। वो कह रहा क्या कह रही हो, क्या कह रही हो, मैं कहा भाई तू तो यार हद ही कर रहा केड़ों की, तो तू किसे बोला, तू किसे बोला। मैं तो तुरंत पीछे हट गया, मैं कहा भाई इन्हें गलत लगा होगा। तो ये हमारी भाषा है। ये मैं एक किस्सा आपको बताता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं यहाँ पे दिल्ली में ही एक जिम जाता था, तो वहाँ एक ट्रेनर था, मैं और मेरा दोस्त थे दोनों। तो हम भी हरियाणा से हैं और वही टच रहता है पश्चिम यूपी वाला। तो हम नॉर्मल अपना जब दो हरियाणवी होंगे तो उस तरह से ही बात करेंगे, हम थोड़ा उससे भी वैसे ही
तो उसने आके नीचे हमारी कंप्लेंट कर दी कि अच्छा। ये तो ऐसे ऐसे बात करते हैं और ये करते हैं और इसने हमें तू कह दिया। मैंने कहा यार तू कह दिया, मैंने कहा तू में क्या है ऐसा यार कि तू, हम तो भाई आपस में तू करके बात करते हैं सबको यार। हमारे यहाँ तो कल्चर में माँ बाप को आप अभी कहना सिखाया हाँ हाँ, लोगों ने, बिल्कुल नहीं सही कह उनको रहे भी हो, तू कह देते थे लोग। बिल्कुल सही तो बात है। ये तो हमारी लैंग्वेज में है, हाँ। हमारे कल्चर में है। तो वो बोला कि भाई तुम एक काम करो, तुम जिम आना बंद कर दो। हमने नेक्स्ट डे से जिम भी जाना बंद कर दिया। अच्छा। लेकिन ये तो है हाँ कल्चर में कि इस तरह का तू हो गया, तन्ने हो गया। और देखो हमारे इधर कई तरीकों से भेदभाव हुआ है हम्म, शिक्षण संस्थाओं में। मैंने आपको भेद बताया, 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं पूरे यूपी में। हम्म, केवल हमें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, वो भी बॉर्डर पे अलीगढ़ में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हम्म, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हालात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट बार बार बदलता रहे। कभी वो कई अल्पसंख्यकों की यूनिवर्सिटी है, कभी वो उसे कर देता है कि वो सबके लिए है। वो दूसरी बात मैं कहता हूँ कि अगर हमारे यहाँ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ना होता, वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ के अधिकतर लोग अनपढ़ रहते। वो तो एक आशीर्वाद है हमारे लिए। अगर आप हमारी जनरेशन से थोड़ा एक ही जनरेशन पीछे जाओ तो 99% के घर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की जो है डिग्रियां रखी, वे डिग्रियां रखी है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पे केवल एक हमें दे दी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। अब उसे क्या कहें कि वो दियक नहीं दी उसका। लेकिन चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है और उसका भी गलत प्रयोग हुआ फिर, उसमें से भी जिस तरह की डिग्रियां निकलनी और ये सारी चीज, वो तो खुलेआम है, वो सब लोगों ने जाना कि किस तरह से वहां पे भ्रष्टाचार हर जगह है। और मैं कहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्वर्ग है, मतलब कि यहाँ पे तो लोग जो है सभी साफ सुथरे हैं, सच्चे हैं, ऐसा तो हो नहीं करता, बिल्कुल वो अलग चीजें हैं। भ्रष्ट माइंड हो चुका है, वो तो हर जगह हो चुका, ऑल ओवर वर्ल्ड में हो चुका। ये चीजें, इसमें तो कोई वो नहीं है कि एक क्षेत्र को हम टारगेट करें। तो भ्रष्टाचारी तो हर जगह बैठे, हम तो इनके खिलाफ है, चाहे वो हमारे क्षेत्र का हो चाहे वो कहीं भी हो। दूसरी अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य संस्थाओं की, 34 से 36 मेडिकल कॉलेजेस हमें दिए गए, उसमें से 6 से 7 हमें मेडिकल कॉलेज मिले। आप मेडिकल मेरिट की हालत देख सकते हो, उन्हें ग्रांट भी अच्छे तरीके से नहीं मिल रही। और हमें जो है 2 एम्स उत्तर प्रदेश को मिले, रायबरेली एम्स और गोरखपुर एम्स। आज उनकी आप घटना सुनना। जो रायबरेली एम्स है वो 2009 में प्रस्तावित हुआ, उस समय यूपीए गवर्नमेंट थी और माननीय सोनिया गांधी जी जो है महाते सांसद थी। उन्होंने अपनी सीट बचाने के लिए उन्होंने जो है एम्स अपने क्षेत्र में स्टेब्लिश करा दिया। उसके बाद 2016 में गोरखपुर जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी का गढ़ है, वो उन्होंने क्या किया कि वहां भी जो है अपनी लोकसभा को बचाने के लिए, मतलब कि भविष्य में बनती है, तो 2016 में वहां प्रस्तावित करवा के 2019 में वो तैयार कर दी। यानी कि हमें तो ये कह दिया जा कि भाई आप जो है ऋषिकेश एम्स में चले जाओ, दिल्ली एम्स में चले जाओ, दिल्ली तुम्हारे यहाँ से 90-100 किलोमीटर है। भाई हम ये पूछना चाहते हैं रायबरेली से लखनऊ की डिस्टेंस कितनी है? मात्र 60 से 70 किलोमीटर है। वहां आप जा नहीं सकते, वहां 10 बड़े बड़े एम्स की तर्ज पे हॉस्पिटल है, लक्ष्मीबाई जैसा, झांसी की रानी जैसा, ये हॉस्पिटल 10 है वहां पे। क्या वे लोग वहां नहीं जा सकते? जब आपको हमारे इतना द्वेष है, बुंदेलखंड क्षेत्र हमारा भाई पिछड़ा हुआ है, उसे आप एक एम्स दे सकते थे, उसे एम्स नहीं दिया आपने। रायबरेली में आपने एम्स दे दिया केवल और केवल संरक्षण के, राजनीतिक संरक्षण के लिए, ताकि आप जो है आगे बने रहो वहां पे। ऐसा करने के लिए वो 200 से 250 किलोमीटर है वहां पे। तो ये एम्स की हालत है। और अगर प्राइवेटाइजेशन का मॉडल आपको देखना है पूरे इंडिया में, तो वेस्ट यूपी उसका बेस्ट उदाहरण है। यहाँ सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज है, यहाँ सबसे ज्यादा हॉस्पिटल है, यहाँ सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है, सब कुछ है, लॉ कॉलेज यहाँ है, सब भारी तादाद में है। लेकिन क्या है, प्राइवेट लाइसेंस बांट दिए गए। लेकिन कुछ ऐसा भी है कि यूपी में कोई हिस्टोरिकल प्लेस लाइक कोई, अगर जैसे अगर आप जाएंगे पूर्वांचल जाएंगे, अवध जाएंगे, तो लोग अयोध्या जाते हैं, फिर उधर बनारस जाते हैं, तो और भारी तादाद में जाते हैं, और आज वो वहाँ की इकोनॉमी में बहुत बड़ा नंबर बढ़ाता है। अयोध्या और बनारस दोनों जगह पे लोग मंदिरों में जब जाते हैं तो बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, बहुत सारी चीजें वहाँ पर होती हैं। तो क्या यूपी में भी इस तरह की चीजें हैं? अगर ये नोएडा को और गाजियाबाद को दूर करके देखें तो और क्या ऐसा? अगर हम सांस्कृतिक विरासत देखें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग एकदम से पूछ ले कि तुम्हारे पास संस्कृति के नाम पे क्या है। हम्म, हमारे पास है बहुत कुछ, लेकिन बताइए हमारे ना क्या है? पास एक चीज नहीं है, हमारे पास जवाब नहीं है उस चीज का। जवाब क्या? अगर मैं आज बात करूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, आपको सांस्कृतिक विरासत की बात करूं, हमारी धरती वो धरती है जहां पे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। मानव का विकास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ। आप हिस्ट्री उठाओ, सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे जो है पनपी। हम थोड़ा बढ़ते हैं आगे, कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर रही, यहीं पे जो है श्री कृष्ण जी जो है शांति प्रस्ताव लेकर के आए। उन्होंने गांव भी यहीं पे मांगे थे कौरवों थे, जैसा व्याघ्रप्रस्थ बागपत को मानना, वानप्रस्थ जो है ये शायद ये था, पानीपत था, पानीपत था, हाँ, सोनीपत था, सोनीपत था, 5 गांव पांच गांव ये वही तो थे आसपास के, कुरुओं की राजधानी रही। फिर उसके बाद हम देखें भारत की सबसे बड़ी यात्रा कावड़ यात्रा, वो आज थोड़ी लोगों के दिक्कतें हो रही हैं उसमें, लेकिन भारत की सबसे बड़ी यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो देन है। भगवान परशुराम सबसे पहले कावड़ लेकर के पूरा महादेव पे आए थे। यहीं पे उन्होंने अपनी माँ की जो है नाड़ भी काटी थी, यहीं पे वो शिवलिंग को जो है जल चढ़ाया करे थे। यहीं पे तो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही तो कावड़ की शुरुआत हुई है। आज राजस्थान देख लो, हरियाणा देख लो, उत्तराखंड देख लो, उत्तर प्रदेश देख लो, बाकी तमाम जगहों पे जो है कावड़ की शुरुआत हुई। हम बढ़ते हैं आगे, अगर हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे हिस्टोरिकल पैलेस है, जैसे लाक्षागृह, पांडवों ने अपनी जान बचाई थी लाक्षागृह में, बरनावा में आके। धार्मिक अगर श्री कृष्ण भूमि, जो कृष्ण जी का जन्म हो पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो हुआ, मथुरा में ही तो हुआ है। हम अगर हिंदू धर्म के आधार पे तो हमने ये देख लिया, अब हम चलते हैं सिखों का क्या महत्व है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। पश्चिम में सिखों का महत्व है, हाँ, पंच प्यारे थे, जिनमें से एक पंच प्यारा हस्तिनापुर का। हाँ, वो अगर हम बात करें ईसाइयों की क्या जो है महत्वता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मरियम माता मरियम का जो चर्च है, बहुत बड़ा चर्च है, विदेशी और हमारे देश के क्रिश्चियन वर्ग खास करके और भी धर्मों के लोग जाते हैं, सरधना में वो चर्च है बहुत बड़ा, और मान्यताएं हैं उसकी विश्व स्तर पे। अगर हम जैन धर्म की उससे देखें तो जैन धर्म के 15वें 16वें 17वें शायद 3 तीर्थंकरों का जन्म हस्तिनापुर में हुआ है। हम इस्लाम के दृष्टिकोण से देखें, देवबंद विश्व का बड़ा मदरसा, और देवबंदी जो स्कूल थॉट्स है इनकी इस्लाम में, वो विश्व में सबसे बड़ी थॉट है देवबंदी थॉट। बिल्कुल। अफगानिस्तान में भी अगर हम देखें तो देवबंदी थॉट को फॉलो किया जा रहा है, हालांकि वो सही तरीके से फॉलो नहीं कर रही, लेकिन अगर विश्व में इस्लामिक कंट्रीज में देखें तो देवबंदी थॉट्स जो है बहुत, वो कहाँ की देन है, वो इधर की देन है। दूसरी बात, कांदला, कांदला हम तो कांदला कहते हैं, यू कांदला, कांदला शरीफ बोले जी, वो इस्लामिक दृष्टिकोण पे कांदला शरीफ, कांदला शरीफ। जमात जो इनकी स्टार्ट हुई थी इस्लाम में, वो 1927 में भी जो है कांदला से चालू हुई थी। तो बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें, लेकिन कांदला को अगर कोई बात करेगा तो कहते हैं अरे कांदला, कांदला में केवल आप देखेंगे तो वो 1-2 चाट और घेवर, हाँ, इसके लिए लोग जानते हैं, बाकी सब विदेशों से विदेश में उत्तर प्रदेश को कोई नहीं जानता, विदेशों में जो जानते हैं वो कांदला शरीफ को इस्लामिक दृष्टिकोण से जरूर जानते हैं। अब देखो कांदला वाले अगर आप देख रहे हैं तो आपका कांदला किस लेवल पे आपका कांदला फेमस है, ये आप लोगों को जानना चाहिए कि कांदला को लोग किस तरीके से विदेशों में जानते हैं। इस भारत में कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसकी मान्यता पश्चिम उत्तर प्रदेश से ना हो, सभी धर्मों की यहाँ है आस्था। और मैं अगर बात करूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, यहाँ पे 1857 की क्रांति, जो कि इतनी बड़ी क्रांति है कि उसने जो है अंग्रेजों के पैर पाड़ दिए थे, लेकिन हमारे यहाँ के क्रांतिकारियों को लिस्ट में ही नहीं लिया गया। क्रांतिकारी पूरे देश के होते हैं, लेकिन बिलोंग कहाँ तक कर रही, वो बिलोंग करने वाली जगह थे उन्हें नहीं लिया गया। पूरा धन सिंह कोतवाल गुज्जर का गांव उजाड़ दिया था, बाबा शामल तोमर की नाड़ काट करके ऐसे जो है टांग करके पूरे जो है क्षेत्र में घुमाई गई थी। ये सब चीजें मतादीन वाल्मीकि जो 1857 की क्रांति का सूत्रधार है, उसी ने ही तो बताया कि इसमें जो है गाय की चर्बी है और सुअर की चर्बी है। महावीरी देवी वाल्मीकि, मामकोर पाल गडरिया, राम प्यारी गुजरी, आशा देवी गुजरी, बैरागी टीकाराम पुजारी, इतने लोग वहां हुए हैं। हमारे यहाँ ठाकुर अर्जुन सिंह, यानी कि हम भूल गए।
आज बाबा श्यामल तोमर की जयंती कौन मना रहा? केवल जाट समाज। धन सिंह कोतवाल गुज्जर को कौन मान रहा है? बस केवल जाट समाज। तो ये अवधारणाएं गलत है। हम लोग क्रांतिकारियों के इतिहास पे भी जो है नजर डाल रहे हैं और उन्हें निकाल मतलब कि उनके राम इतिहास प्यारी गुजरी का भी काफी हाँ अच्छा और बिल्कुल बताई जाती कलशान थी वो। हाँ कलशान। हाँ। और एक और बात यहाँ पे नीरा आर्य रही है खेकड़ा थे। चित्ररंजन दास एक अंग्रेजी उसमें जो है अधिकारी था और उसे दी गई थी जिम्मेदारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मौत के घाट उतारने की। वो उसने गोली चलाई, नेताजी तो बच गए। अब नीरा आर्य का पति था, नीरा आर्य ने देश के ऊपर सुहाग उछावर कर दिया, छुरा घोंप दिया, उसके तुरंत मार दिया उसे। लेकिन बाद में क्या कंडीशन हुई, हैदराबाद के हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली थी, स्तन तक काट दी गई थी नीरा आर्य की। लेकिन कोई जानता नहीं। दिक्कत ये है हम इसी चीज पे काम कर रहे हैं। और भाई ये सब चीजें हैं, बल्कि मैं तो बहुत कम जानता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के बारे में। इससे भी कई गुना सांस्कृतिक विरासत हमारे यहाँ पे रही है, क्रांतिकारियों की भूमि रही है। देखिए हाँ, पश्चिम यूपी में अगर आपने इतने सारे नाम बताए, इतनी सारी चीजें बताई, अगर जानना चाहें तो लोग बहुत सारा रिसर्च है, अभी हम लोग किताब भी लिख रहे हैं इस पे। 300 के आसपास हमारे क्रांतिकारी हम ढूंढ चुके हैं पश्चिम यूपी से। पश्चिम यूपी के जिन्हें 20 भी क्रांतिकारियों के नाम नहीं पता था, वे 300 क्रांतिकारियों को पढ़ेंगे। नहीं, देखिए आपने कुछ ऐसी स्टोरीज बताई जिन पे अब मैं भी काम करूंगा और मैं लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। बिल्कुल। पूरा महादेव पे मैं प्रॉपर बात करना चाहूंगा, किसी को बुलाकर जो उसकी पूरी स्टोरी बताएं। और भी जैसे कांदला के बारे में आपने बताया कि कांदला शरीफ के नाम से लोग विदेशों में जानते हैं, ना कि कांदला की चाट और घेवर के नाम से। बिल्कुल। तो कांदला पे भी हम काफी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या पश्चिम यूपी में हम बात भी कर रहे थे, वो आती है जो गवर्नमेंट जॉब में लोग हैं, कि कोई है बागपत का लेकिन उसका ट्रांसफर उधर जौनपुर में है। गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ न्याय की भी सबसे बड़ी है। मैं पहले गवर्नमेंट जॉब पे नजर डालूंगा। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, मैं कह रहा हूँ कि जितनी बेल्ट की नौकरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश देश को दे रहा है, फौज पुलिस, शायद इस भारत का कोई हिस्सा नहीं दे पा रहा। हमारे लड़के 4 बजे सुबह 4 बजे शाम को सड़कों पे होते हैं बिना स्टेडियम के। उन्हें स्टेडियम के नाम पे केवल धक्का मिला, लाइट भी नहीं है स्टेडियमों में, सड़कों पे पैर तोड़ रहे हैं। और उसके बाद वो फिर भी पुलिस की और फौज की भर्ती में शामिल हो रहे हैं। दुर्घटनाएं इतनी हो जाए, कुछ बार जैसा धुंध ज्यादा पड़ रही है तो लड़के ट्रक के नीचे भी जो है टक्कर लग के मर जा। सड़कों पे दौड़ रहे हैं, हाईवे पे दौड़ रहे हैं, जब स्टेडियम के नाम पे तुमने उन्हें कुछ नहीं दिया, जीरो कर दिया बिल्कुल मामला, तो वे कहाँ दौड़ेंगे। फिर भी हम जो है पुलिस फौज में सबसे ज्यादा हैं। ये हमारे क्षेत्र की मिट्टी का ही तो खुशबू है। एक चीज और मैंने देखी, जब भी मैं जाता हूँ तो कई बार सुबह या शाम को मैं बच्चों को देखता हूँ बिना जूते नंगे पैर भी रोड पे दौड़ रहे हैं। ये काफी हैरान बड़ा मेहनती है। यहाँ 8वीं 7वीं में बच्चा दिमाग में डाल रहे हैं कि हमें फौज में भर्ती होना, हमें पुलिस में भर्ती होना। हालांकि मैं अपने क्षेत्र के लोगों से अपील करूंगा कि फौज पुलिस में बहुत जगह होगी, फिट हो गया मामला। अब आप प्रशासन में अधिकारी लेवल की बात करो, आप उसमें जाना पसंद करो। राजनीतिक हिस्सेदारी लो, प्रशासनिक हिस्सेदारी बड़े पदों पे लो, नहीं तो 100 तुम हो और एक कोई और दूसरे क्षेत्र का तुम्हारे पे राज कर रहा, तो ये तो नहीं है। अच्छा आपने करी सरकारी, वे लड़के इतनी मेहनत करने के बाद सरकारी जॉब पे चले जाते हैं। उन्हें फिर जो कोई शामली का है उन्हें बदाई उतार दिया, मछली शहर तार दिया, जौनपुर तार दिया। अगर किसी का बाबा दादी गुजर जा, उन्हें तो आने में इतना टाइम लग जाएगा, इतने तो सब जो है सड़ जाएगा, इतना टाइम लग जा। और भाई केवल और केवल जैसा सरकारी जॉब हमने ली पुलिस की, 4 जिले छोड़ करके आप 1 जिला भी छोड़ के करवाओगे जब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहीं कहीं 100 किलोमीटर एक ही प्रदेश में कर रहे हैं, तो ये तो अन्याय है, पूरा अन्याय है। और उन्हीं विभागों में फिर आप उन पे उन्हें आप मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करते हो। मेरे पास तो कई केस हैं। और इस आंदोलन में सरकारी महकमे के लड़के बहुत तेजी से हमारे साथ आ रहे हैं। अच्छा, वो कैमरे के पीछे रहेंगे, यानी वे जो है पर्दे के पीछे रहेंगे, वे आगे नहीं आ रहे, क्योंकि फिर जो है उन पे गाज गिर जाएगी, तो फिर उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो एक तरीके से देखते सरकारी महकमों में भी हमारे साथ भेदभाव है, उन्हें वहां भेजा जा रहा है। अगर मैं न्याय की बात करूं, न्याय का इशू बहुत बड़ा है। और 40-45 साल तो हमारे यहाँ के अधिवक्ताओं को हो लिए कि हमें हाईकोर्ट की बेंच दो, और प्रत्येक शनिवार 40-45 साल तक हड़ताल भी हो कंटिन्यू। देखो कितना बड़ा आंदोलन चल रहा, फर्क नहीं नजर आ रहा। क्यों नहीं? अभी मैं बात करूंगा
महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 1 सितंबर में उन्होंने जो है अपना दे दिया, गजट में आ गया कि बॉम्बे हाई कोर्ट की चौथी हाई कोर्ट बेंच, बॉम्बे हाई कोर्ट अलग और चौथी बेंच उससे अलग, यानी 5 हाई कोर्ट मान करके चलो, चौथी हाई कोर्ट की बेंच कोल्हापुर में स्थापित होगी। 18 तारीख से वहां केस की सुनवाई होनी चालू हो जाएगी। यानी कि वहां की आबादी है 13 करोड़, और 13 करोड़ अगर हम औसत देखें, क्योंकि एक गोवा की है पणजी, तो 3 हाई कोर्ट की बेंच और 1 हाई कोर्ट महाराष्ट्र में मान लो, 3.25 करोड़ का रेशो बैठता है। एक हाई कोर्ट पे 3.25 करोड़ लोगों को न्याय मिल रहा है। और इसमें उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ 25 करोड़ आबादी, एक हाई कोर्ट इलाहाबाद में, हाई कोर्ट की बेंच उसके नजदीक 200 किलोमीटर पे, 250 किलोमीटर पे लखनऊ में, यानी कि आप 12.5 करोड़ की आबादी पे एक हाई कोर्ट की बेंच दे रहे हो। और डिस्टेंस कितना बड़ा है, 850 किलोमीटर सहारनपुर से लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट है। अगर मैं तो एक ही बात हर जगह कहता हूँ, अगर किसी गरीब घर के आदमी को, क्योंकि अपराध हर जगह है, इस धरती पर कोई जगह ऐसी नहीं है, और हमेशा गरीबों को कुचला भी गया अमीरों द्वारा। अगर किसी गरीब की हत्या कोई दबंग आदमी कर देता है, जो उसके परिवार के सदस्य है, उनका कोर्ट मानने, उनका केस मानने के बाद हाई कोर्ट में चला जाता है इलाहाबाद, तो भाई आप ही सोचो एक गरीब आदमी कितने दिन तक तारीख पुगा देगा, क्योंकि वहां का जाने का खर्च, जब जाएंगे वहां 2-3 दिन वहां लगेंगे, उस दिन की मजदूरी भी छूटेगी, उसकी 2 लॉस हो गई। वहां के वाहन का खर्च, वकीलों की फीस, और तमाम व्हीकल्स की फीस, तमाम सारी खाने पीने की जो है खर्च वहां रहेंगे। वो कब तक वहन कर सकेगा? हद से हद 1-1.5-2 साल। और आपको पता अपने भारत की न्याय व्यवस्था में कि जो है कितने साल, 15-20 साल मर गया आदमी। बाबा महेंद्र सिंह के कब के गुजर गए, लेकिन अब नोटिस दिया उन्हें, ये भी नहीं पता प्रशासन को कि महेंद्र सिंह टिकैत जीवित है नहीं है। समन आई उनके घर, अभी की तो बात है 4-5 महीने पहले की बात, महेंद्र जी कब के गुजर रहे, ये कब भेज रहे। तो जब 2 साल में वो घुटने टेक देता है, तो उसके बाद 3 ऑप्शन रहते हैं, या तो भाई वो पैसे से समझौता करे गरीब आदमी, या फिर वो जो है अपने मन से समझौता करके घर बैठ जाए, या फिर तीसरा काम वो उसे मौत के घाट उतारेगा दबंग को भी। भाई वही तो एक गोली में किसका की घट रहा, वो उसे मौत के घाट उतार देगा, वो फिर अपराधी बन गया अपराधी, अपराध रोकने के लिए ही अपराधी बन गया, अपराधी बन गया। ये 3 उपाय है, जब ये तीनों में से कोई सा भी उसने अपना लिया, वो इस विश्व का सबसे बड़ा अन्याय हमारे साथ है। आज 10.5 से 11 लाख केस पेंडिंग है हाई कोर्ट में। और भाई इस स्टडी के अनुसार ये बताया जाता है, अगर संडे, होली, दिवाली, ईद, बकरा ईद की छुट्टी काट दे तो भी उन केस का निस्तारण 10 से 12 साल में होगा। और इतने कई लाख केस और आ लेंगे, उस चीज का भी अंदाजा है। तो न्याय के मामले में उन्होंने हमारे साथ भेदभाव करा, हमें हाईकोर्ट की बेंच नहीं दी गई, उन्हें 850 किलोमीटर की दूरी नहीं दिखी, 250 किलोमीटर की दूरी दिखी, लखनऊ में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करवा दी। तो ये भेदभाव अलग ही दिख रहा है, स्पष्ट है। बिल्कुल। देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि पश्चिम यूपी को केवल हाईकोर्ट की एक बेंच मिल जाए तो उससे भी बहुत निस्तारण हो जाएगा, बहुत निवारण हो जाएगा, और ये जो अलग प्रदेश की डिमांड है ये एक तरह से या तो गड्ढे में चली जाएगी या फिर ये बंद हो जाएगी। ऐसा केवल एक न्याय का मुद्दा हमारा नहीं है, हमारे 30 से 40 आधार है अलग राज्य बनाने के, जो मैं आपको गिनवा सकता हूँ इतने आधार। एक दो वर्ड में आप मुझे बताइए कि क्या 30 आधार ऐसे हैं आपके पास जो अलग राज्य पश्चिम यूपी को? मैं बताता हूँ। सबसे पहला, हमारे साथ शिक्षण संस्थाओं में भेदभाव। दूसरा, शिक्षण संस्थाओं में फिर हम 2 भेदभाव पे आवेंगे। एक तो वहां के जो है अपॉइंटमेंट्स में भेदभाव, दूसरा हमें इंस्टीट्यूशंस देने में भेदभाव। ठीक है। दूसरा हमें मिला है न्याय में भेदभाव। ठीक है। न्याय में भेदभाव भी हम कई तरीके से देखेंगे। तीसरा भेदभाव हम स्वास्थ्य संस्थाओं में भेदभाव, ठीक है, उसमें हम एम्स में भी देखेंगे और मेडिकल कॉलेजेस में भी देखेंगे, यानी कि ये मैं इसी में ही आते जाने लग रहे हैं। चौथा है रोजगार के मामले में, लोग हमें कहते हैं कि आप तो बहुत संपन्न हो, आपके क्षेत्र को जो है कोई जरूरत नहीं है। भाई एक बहुत बड़ी भीड़, सहारनपुर की भीड़ उत्तराखंड में जा रही है रोजाना रोजगार लेने के लिए, बिजनौर की भीड़ उत्तराखंड में जा रही है रोजगार लेने के लिए। ठीक है। पांचवा, नहीं इसका मैं थोड़ा सा बता दूं, इस पे भी मैं करूंगा, लेकिन अभी मैं गिनना चाहता हूँ कि 10 भी आप मुझे गिनवाएंगे। ठीक है। शिक्षण संस्था, न्याय व्यवस्था, स्वास्थ्य संस्था, रोजगार, हमारी भाषा को कुचला गया, हमारी जो है लोक गीतों को कुचले गया, हमारी जो क्रांतिकारियों की उन्हें महत्व देने की बात थी उसे कुचला गया, हमारे प्रशासनिक मामले में जो प्रशासनिक आधार है, जो प्रशासनिक पहुंच है,
उसमें जो है हमारी इतनी दूरी है जिसका कुछ उसमें पिछड़ापन हो गया। एक राजधानी की दूरी, आज तक 70% ने तो अपनी राजधानी नहीं देखी जा करके। अगली बात अगर मैं करूं, सरकारी विभाग में जो हमारे लड़के हैं उनके साथ भेदभाव खुल्लम खुल्ला करे गया। उसके बाद हम करें कि नदियां तो यमुना हमारी माँ है, गंगा हमारी माँ है, लेकिन हिंडन जिसे हरनंदी हमारे जो है शास्त्रों में बताएगा, हरनंदी नाम की कोई नदी है जिसने हमारे खेतों को सिंचा, हमारे जो है पशुओं की प्यास बुझाई, हमारी प्यास बुझाई। आज आपने उसे नदियों को दरकिनार करके उसे काली नदी, कैंसर की नदी घोषित कर दिया। 10वां आप ग्रांट नहीं दे रहे हो इस क्षेत्र को किसी भी उसमें। हम सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान देते हैं, आप हमें कितना रिटर्न दे रहे हो? आपने हमारे यहाँ की रेल व्यवस्थाएं कैसी करी? हम सेंट्रल गवर्नमेंट से सवाल पूछना चाहते हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। ओवरऑल डेवलपमेंट आपको लगता है कि मैं तो सबसे पहली बात करूंगा, हमारा पहला प्रयास पश्चिम का विकास, और मैं अपने अपने विकास की बात नहीं कर रहा, हमारे पूर्वांचली भाई भी है, हमारे बुंदेली भाई भी है, हमारे अवधी भाई भी है। बुंदेलखंड को सबसे ज्यादा जरूरत है, पूर्वांचल क्षेत्र को मैं मानता हूँ जरूरत है, लेकिन जब छोटे राज्य हो जाएंगे उन भाइयों को और भी ज्यादा सुगम होगा, उन्हें और ज्यादा विकास का ध्यान होगा। उत्तराखंड को कोई जाने था? कोई नहीं उत्तराखंड को जाने था। पिथौरागढ़ को कौन जाने था? कोई नहीं जाने था। आज पिथौरागढ़ को दुनिया जान रही, देहरादून को दुनिया जान रही, गैरसैंण को दुनिया जान रही। ऐसे ही जो है पूर्वांचल के क्षेत्र को जानेंगे, वहां विकास होगा। छोटे राज्य में जितना होगा इतना विकास होगा। हिंडन के बारे में आपने बताया कि हरनंदी के नाम से हिंडन को जाना जाता था। हिंडन का जो हाल है वो तो सभी देख रहे हैं। हिंडन को लेकर भी आपकी समस्या? मैं ऑपरेशन हिंडन हिंद आर्मी संगठन ने जो है जून के महीने में चलाया है। एक महीना हम अपने घर से बाहर रहे, कई लोग संगठन के। हम चले थे वहां पे जहां मायावती 2 बार मुख्यमंत्री चुन के आई, हरोड़ा एहतमालपुर थे, हरोड़ा मुस्तकमपुर थे, 2 गांव में जहां पहला कारखाना स्थापित हो जाता है हिंडन नदी पे। उसके बाद हम चलते चलते 6 जिलों को हमने कवर करा पूरे जून के महीने में, और तटीय गांवों पे गए। और तटीय गांवों पे अगर आप हालात देखो, इतने लोग मरने लग रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कैंसर थे, काले पीलिया थे, चरम रोग थे, विकलांगता थे, इतना पानी खराब हो गया कि जहां ते मायावती जी 2 बार मुख्यमंत्री बनी, उसी गांव का पानी, उन्हीं मेरे दलित भाइयों का पानी अगर नलके में तक आटे, मैंने वो वीडियो डाल ली, हमने एविडेंस के तौर पे ली, 15 मिनट में पानी पीला हो जाता है और उसी को पी रहे हैं वे लोग। कितनी बड़ी मजबूरी है। और वहां पे एक बहुत बड़ा कारखाना, मीट कारखाना, जिसका जो है मुस्लिमों ने विरोध करा, 8 साल डंडे बजवाए अपने, आज तक वो नहीं, वो खून नीचे उतारने लग रहा धरती पे, किसी का ध्यान नहीं। आज हिंडन नदी की वजह से आज इस क्षेत्र, भारत के अंदर 3 क्षेत्र है जो रेड जोन में है, कैंसर की चपेट में है। एक तो इसका पंजाब का क्षेत्र है, एक हुगली क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का, एक तीसरा क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश। यहाँ आपने जो है एक भी कैंसर हॉस्पिटल क्यों नहीं दिया, जब इतना आदमी कैंसर से मरने लग रहा है? बूढ़पुर गांव की अगर मैं बात करूं, 15 दिन में 12 लोग मरे, और 13वां तो उस दिन मरा जिस दिन अखबार में खबर छपी। वहां दिनेश खटीक भी गया, दिनेश खटीक, हार्ट अटैक से भी लोगों की जो है वहां मौत हुई। सीएमओ ने कह दिया, सीएमओ साहब ने जो है एकदम आकलन कर दिया कि तो प्राकृतिक मौत है। जी भी प्राकृतिक मौत है तो आपने जांच कहीं पे बिठवाई, और जब आपने जांच बिठवाई फिर जो है दिनेश खटीक मंत्री जी हस्तिनापुर से जो है उन्होंने नू क्यों कहा कि अपराधियों को सजा मिलेगी, बूढ़पुर गांव की सफाई होनी चाहिए? किसकी? वो तो प्राकृतिक मौत थे, किस चीज की सफाई आप लोग करो? मतलब अपने आप ही क्वेश्चन मार्क अपने पे खड़ा कर रहे हो। और सुनो, दिनेश खटीक जी बेचारे फिर जो हार्ट अटैक से भर्ती हुए, अभी की बात। तो हिंडन नदी को तो मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग इसे खड़ा करने वाले हैं। 100 क्यूसेक पानी छोड़ने का प्रावधान है इसमें, कोई पानी नहीं छोड़ने जाता। अभी हम लोग इस चीज की तैयारी में कि सुप्रीम कोर्ट में इन उद्योगपतियों को, इन फैक्ट्रियों को जिन्होंने उसे काली कर दी, हमारे क्षेत्र को गंदा कर दिया, हमारे क्षेत्र को इन्होंने बीमारी बांट दी, उन लोगों को हम सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में जरूर खड़ा करेंगे। छोटी मुंह बड़ी बात है, लेकिन हम पूरी तैयारी में, चाहे कुछ भी करना पड़ा, और हमें लोगों की सपोर्ट मिल रही है इस चीज में। तो इसमें कहाँ से आप तो स्टूडेंट हैं, और आपको मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से एक्टिव रहते हैं, गांव-गांव आप जा रहे हैं, तो इसमें फंडिंग कहाँ से हो रही है, पैसा कहाँ से आता है? अभी तक जो हमारे पढ़ने वाले, हम सब पढ़ने वाले हैं ज्यादातर, वे सभी लोग अपनी जो उनका जेब खर्च होता है वे लोग संगठन में दे रहे हैं, और वे लोग इस चीज को करा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जो हमें कुछ चीजें दे रहे हैं, जैसा अभी हमें कैमरा देने वाले हैं, कुछ लोग कैमरा डोनेट करेंगे हमें, कुछ लोग जो है हमारे बैनर बनवाते हैं,
कुछ लोग हमारे कार्यक्रमों का चाय का खर्च जो है वहां पे चाय लेकर के आते, कोई टेंट का खर्च ले रहा है, ये सब चीजें हैं। लेकिन अभी तक हमें वो उस तरीके की सपोर्ट नहीं मिल पाई कि हम वो लड़ाई उस स्तर तक लड़ सके। लेकिन हमारे अंदर जज्बा है और हमें उम्मीद है पश्चिम उत्तर प्रदेश से कि हमारे साथ आवेगी। और भाई साहब एक मैं जानकारी के लिए बता दूं, मेरी तैयारी ये चल रही है कि पार्टी इन पर्सन के तहत मैं सुप्रीम कोर्ट में खुद से केस लड़ूंगा। एक जनरल आदमी पार्टी इन पर्सन के तहत खुद केस लड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट में, और पीआईएल के माध्यम से मैं उस केस को लड़ने की तैयारी में हूँ। मैं उसमें रिसर्च कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ उस चीज को लेकर के, हिंडन नदी को लेकर के। और 1 साल के अंदर शायद मेरी उम्मीद है कि इन सब पूंजी जो ये कारखाने वाले हैं जो इन्होंने गंद मचा रखी, इन पर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होगा। सुप्रीम कोर्ट में तो बड़े बड़े वकीलों को डेट्स नहीं मिल पाती हैं, आप तो कहाँ? पीआईएल देखो आर्टिकल 32 के तहत अगर हम बात करें अनुच्छेद 32 की, तो उसमें हमें जो है रिट का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। और हमारे आर्टिकल 21 का भी ब्रीच हो रहा है हमारे साथ, अनुच्छेद 21 का, कि राइट टू लाइफ, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू क्लीन वाटर, इन सब चीजों का जो है ये सभी पश्चिम यूपी झेल रहा है। हाँ, ये झेल रहा है। अरे भाई जहाँ पांडवों ने अपनी जान बचाई और हरनंदी नदी पे बचाई, हिंडन नदी पे ही लाक्षागृह है, वहां पे कृष्णी नदी और हिंडन नदी मिल जाती है बरनावा में आगे, वही लाक्षागृह है, वहां पांडवों ने अपनी जान बचाई। लेकिन यहाँ के लोग अपनी जान नहीं बचा पा रहे, कितनी बड़ी बात। और इस क्षेत्र के नेता शर्म आनी चाहिए इन लोगों पे, कुछ बोल नहीं रहे। मैं एक बार सिसोली गया था नरेश टिकैत जी का एक इंटरव्यू करने, और वो अपने खेत में थे। ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था 1-2 महीना, उस टाइम तक वो इन्वॉल्व नहीं हुए थे। तो वहाँ पे वो अपने खेत में थे, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे इस खेत के पीछे काली नदी है। बिल्कुल काली नदी। और मैंने जब वो देखा तो मैं खुद ना हैरान रह गया। मैंने कहा आप लोग कैसे, आप इतने बड़े घराने से खुद हैं, महेंद्र सिंह टिकैत जी के आप बेटे हैं, आप ही इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं? आंदोलन करो आप लोग, आप इसका तो ये है आंदोलन करने की तो जरूरत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जरूरत है भाई। हिंडन ते लोग मरने लग रहे हैं, कैंसर ते लोग मर रहे हैं। अगर आप वहां चलो ना, सुराना गांव पड़े गाजियाबाद में, 25 से 30 कैंसर के पेशेंट। आप चलो गांगडोली गांव में, बड़ौद के पास है, ये पुशार वाले रास्ते पे गांगडोली, इतने लोगों ने वहां पे कवर कर लिया कि रिश्ते आने बंद हो गए गांगडोली के लड़कों के। तो इतनी बुरी हालत है, पानी नहीं पिया जाता वहां कृष्णी नदी की वजह से। ये 5-6 नदियां हैं, इन्होंने मिल करके, पहले तो हम नदियों को दोष नहीं देते, हमने जहां भी पूछा सबने बताया इतना पानी क्लीन था कि 1 रुपया घेर दिया तो 1 रुपया चमक रहा था। हम खेत में काम कर रहे हैं, हमने नदी के बराबर में थोड़ा सा रेत हटाया और साफ पानी आया, उसे पानी को पी लिया। तो यार दिक्कत कहां से आई? ये दिक्कत आई 2000 के बाद। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़िया तरीके से हुआ। मैं इंडस्ट्रियों को बंद करवाने के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ भाई। रोजगार कहां से आवेंगे अगर इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी? लेकिन जो उनके मापदंड है, जो नॉर्म्स एंड कंडीशंस है, आप बढ़िया जैसा आपने पानी लिया उस तरीके का आप पानी छोड़ दो उसमें, आप जो है उसे सही तरीके से, ये तो कंडीशंस लगा रखी है कानून में, आप साफ सफाई से जो है उसमें पानी छोड़। ये रात को जो है स्टार पेपर मिल पानी छोड़ रहा, दिन में तो साफ करके भेज रहा, रात को अड़ासूड़ पानी छोड़ रहा। और भी तमाम ऐसी फैक्ट्री, 137 फैक्ट्री तुम्हारी रडार पे है, 137 को नोटिस भिजवाना, पूरी तैयारी तय है। सबसे बड़ा सवाल पश्चिम यूपी अलग बनने में तो मुसलमान कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क बन जाते हैं। देखो भाई, तो आपको लगता है कि जब अगर इन केस बनेगा या जब भी बनना चाहिए, तो मुसलमानों का क्या योगदान रहेगा इस पश्चिम यूपी में? जो आप तो बताते 27% आबादी है, कुछ लोग 40% से ज्यादा बताते हैं, उस आबादी का सबसे बड़ा क्या योगदान इसमें रहने वाला है? देखो मुस्लिमों का हर जगह का अलग अलग है। फिर भी थोड़ा सा पश्चिम बंगाल के मुस्लिमों की बात करें, मैं भी पश्चिम यूपी की बात करूंगा। मैं कुछ बता रहा हूँ, वही ला रहा हूँ। पश्चिम बंगाल का मुसलमान और तरीके का है, हमारे यहाँ क्या है, मुस्लिम हिंदू, वो हिंदू जाट है तो मुस्लिम जाट भी है, मुस्लिम गुज्जर है तो हिंदू गुज्जर भी है, मुस्लिम त्यागी है तो हिंदू त्यागी भी है। यानी कि सारी जातियां अगर हिंदू है, राजपूत है तो रांगड़ है, वे मुस्लिम भी बनी हुई, हिंदू जुलाई है तो मुस्लिम जुलाई भी है। हमारा ये, हम सब एक ही हैं लगभग, मतलब कि थोड़ा समय नहीं हुआ, कन्वर्टेड है मोस्टली। पश्चिम यूपी का तो मोस्टली मुसलमान कन्वर्टेड। देखो इस चीज को ये लोग स्वीकारते भी है कि भाई हम पहले वही थे,
और इन्होंने अपनी इबादत का, पूजा का तरीका बदला। ठीक है, हालांकि बहुत सारी शक्तियों ने, राजनीतिक षड्यंत्रों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश को दंगों में भी जो है प्रभावित कराया और दंगे की आग में धकेला भी। उसका परिणाम आज हमारे सामने है 2013 की दंगे का। आज भी वे लोग ग्रस्त हैं उस चीज से, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है। भाई अगर आप हिंदू मुसलमान की बात करोगे, आगे आने वाले भविष्य में भी इस क्षेत्र की जनता अगर हिंदू मुसलमान पर अड़ी रही, इसी बात पे अड़ी रहो, थारा कभी विकास नहीं हो सकता। और तुम जहां हो ना उससे भी नीचे गर्त पे चल जाओ। अगर आज यहाँ इतनी संस्थाएं नहीं है ना, तो केवल और केवल इन्हें हिंदू मुस्लिम में तोड़ दिया जा। हिंदू मुस्लिम तोड़ करके ये अपने और मुद्दे तो भूल जा, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, संस्कृति के, न्याय के, ये उन मुद्दों में अड़क जा। भाई मुझे ये बता दो, किसी की हिम्मत है कि यहाँ से का मुसलमानों को मारने की? और किसी मुसलमान की हिम्मत हो किसी हिंदू का हाथ लगाने की? ऊपर कोई सरकार नहीं रही के, सरकार राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उसके बाद राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, सब तो हैं इस पे। अगर आप इसी मुद्दे को अड़ाओगे कि नहीं मुसलमान है मुसलमान है, और हम सारे फैक्टर भूल जा, तो ये पॉसिबल नहीं है। और आप करो जिसे हिंदू मुसलमान करनी, कुछ समय बाद आपको पता लग जाएगा, जब आपके बच्चे 10-10, 12-12 हजार की नौकरी करने के नाम के पानीपत फैक्ट्रियों में जाएंगे, दिल्ली कंपनियों में 10-10, 12 हजार की, वहां हिंदू मुसलमान कोई नहीं देखता। जब तुम्हें खून लेना हो, जब तुम हिंदू मुसलमान नहीं देखते। मैं तो हिंदुओं के भी उन कट्टरवादियों को और मुस्लिमों के कट्टरवादियों को मैं कहता हूं, भाई आप लोग अपना व्यापार चला रहे, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस चीज को तो देखो रे, भविष्य में अगर तुम सच में ही कुछ चाह रहे, भविष्य में तो देखो थारे बच्चे किस तरफ जाएंगे। अगर आप वास्तव में उनके हितों में हो, तो आपको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छोड़ना पड़ेगा। और गंद तो हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है। क्या आपको पता नहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश की भारत की आजादी में पश्चिम उत्तर प्रदेश के कितने मुस्लिम थे? आगा सैयद हैदर खान, आगा हैदर खान सहारनपुर से बिलोंग करते थे और जज थे वे। कहा उनके सुप्रीम अधिकारियों ने कि भाई भगत सिंह को फांसी ली, उसने मना कर दिया और अपने पद से रिजाइन कर दिया। क्या वो मुसलमान नहीं था? दूसरी बात, मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना गांगोही भी, ये सब सहारनपुर क्षेत्र के हैं। उन्हें देखो, उन्होंने रेशमी रुमाल जैसे आंदोलन चलाए, देश की आजादी के लिए चलाए। आज हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बड़ा बन गया, जिसे बड़ा बनाना हो बड़ा बनाओ, हमारे लिए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, संस्कृति रहेगी। और चाहे वो कट्टर किसी भी धर्म का हो, हम उसके विरोधी है। मैं हिंदू हूँ, मैं एक मिनट, मैं हिंदू हूँ, गर्व से हिंदू हूँ, किसी की हिम्मत नहीं है मुझे नमाज पढ़वाने की। कोई मुसलमान है, हमें उनकी हिम्मत नहीं है कि उन्हें हम जो है पूजा करवाएं। सब अपनी अपनी पूजा पद्धति करो, हमें क्या दिक्कत है किसी चीज से? लेकिन अगर आप इसी मुद्दे पे आगे जो है हिंदू मुसलमान ही करना करते रहो, हमारे मुद्दे में ये शामिल नहीं है। लेकिन एक ये भी सच है, कड़वा सच है, कि जब पाकिस्तान अलग देश की मांग हुई और अंग्रेजों ने अलग करना चाहा, तो उन्होंने वोटिंग कराया और 95% मुस्लिमों ने अलग देश बनाने के लिए वोट किया, तो वे चले गए उधर। देखिए अब इसमें दो तरह, वोट तो किया अलग देश बनाने के लिए, लेकिन गए नहीं। 95% अगर चले जाते तो यहाँ पे 5% रहते जो टोटल आबादी का था, लेकिन गए 95% नहीं। अब सुनिए, अब पाकिस्तान जो मुस्लिम गए थे वो भारत के ही थे, यहीं से गए थे, पूरा बहुत सारे बड़ौत, बागपत और ये यहाँ के रिश्तेदार भी आज तक वहाँ पे हैं, हरियाणा से बहुत सारे हैं। लेकिन वहाँ पे जो हिंदू आबादी थी वो कितनी थी जब पाकिस्तान बना? और वहाँ पे खासकर जो सबसे ज्यादा आबादी थी वो दलित आबादी थी। हमारे अगर देखें तो वाल्मीकि समाज के लोग सबसे ज्यादा थे। आज वो कहाँ है? या तो वो कन्वर्ट करा दिए गए मुसलमानों में, या वो मार दिए गए, उनकी बच्चियों को, बहनों को, उनको रख लिया गया। सेम बांग्लादेश में देखिए, वो भी तो यहीं का ही मुसलमान था, यहीं से तो गया हुआ मुसलमान था सारा का सारा। और बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति हुई? वहाँ पे किस आबादी से कहाँ आ गए? और जिसको आज़ाद पाकिस्तान से हमने कराया और उनको बंगला के आधार पे आज़ाद कराया, ना कि मुसलमानों के, कि आपकी बंगला भाषा है। तो ये भी एक सच है, ये भी स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं, मैं देखो इस चीज को कह रहा हूँ, मैं कभी भी पांचों उंगली एक सार नहीं मानता। मुसलमानों में ऐसे लोग हैं, हिंदुओं में भी ऐसे लोग हैं। मैं तो भाई, मेरा मुद्दा धर्म का है नहीं। पहली बात तो मैं तो हमेशा एक ही बात करूंगा, चाहे वो कट्टर हिंदू हो चाहे कट्टर मुसलमान हो, वो हमेशा ही केवल और केवल विकास से भटकावेगा। चलिए, ये तो बड़ी बहस का मुद्दा है, लेकिन मैं आपकी किताब से ही अब एक
चीजें मैं पूछ लेता हूँ। आपने जो इसमें मैप बनाया पश्चिम यूपी का, तो इसमें आपने जो ये नीचे वाले शहर आपने इसमें लिए हैं, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, और आप कह रहे थे कि हमारी भाषा को दबाया गया, हमारे कल्चर को दबाया गया। लेकिन आप अगर मथुरा और आगरा, हाथरस चले जाएंगे तो ये तो बिल्कुल अलग कल्चर हो जाता है। शामली, बड़ौत, बागपत से, सहारनपुर से, वहाँ तो आप जाएंगे तो जाओगे आओगे, है ना, कैश करोगे, कैसे को कैश कर देते हैं, या फिर उनका तो एकदम अलग ही लैंग्वेज है, अलग तरह से बात करते हैं। तो वो देखो, इसमें लाने का क्या रीजन मामला है, ये है, या अगर फिर ये हम बैलेंसिंग के लिए है? नहीं नहीं, बैलेंसिंग कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि वहां पे जो मुस्लिम आबादी है, वो आपने मुझे बताया, वो करीबन 7-8% मुस्लिम आबादी है, और हिंदू ज्यादा है, तो इसलिए बैलेंस हो जाएगा, ज्यादा मुसलमान मुसलमान नहीं दिखेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे पश्चिम यूपी देखो, में। बात सुनो, एक चीज, ये जो हमने मैप बनाया है, हम्म, अगर हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो इसमें 22 जिले लिए हुए हैं। हम्म, अगर आप, मैं बात करूं कि मैंने आगरा, हाथरस, मथुरा इसलिए लिया है कि मुझे हिंदुओं को और मुस्लिमों को बैलेंस करना था, हाँ, तो बिल्कुल झूठ है। क्योंकि रामपुर से आगे बरेली ये सब चलते हैं, बदायूं, उनमें तो हिंदू आबादी बहुत अधिक है। हम उन्हें भी लेना चाहते तो उन्हें भी ले सके थे। लेकिन इधर क्षेत्र के लोग, आगरा, मथुरा, हाथरस, ये लोग खुद को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अंग मानते हैं, और बड़े कट्टर तरीके से मानते हैं। मैं 100% की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बहुत कट्टर तरीके से अपने को जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अंग मानते, इसलिए हमने इन्हें लिया है। और आपको पता भी होगा, जयंत चौधरी जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही सांसद है और फिलहाल में मंत्री भी है, वो मथुरा से सांसद रहा। क्या वो पूर्वांचल से सांसद बन सकता था? यहाँ के लोग जो है पूरे कट्टर हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कहने के लिए। उस चीज को भी तो हमें देखना पड़ेगा। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 क्षेत्र है। हम हस्तिनापुर क्षेत्र से हो गए, एक रुहेलखंड क्षेत्र है, एक जो है क्षेत्र है ब्रज क्षेत्र। तीनों का थोड़ा थोड़ा भाषाओं में चेंज है, भाषाओं में पूरा चेंज है, लेकिन हमारी जो वाइब्स है, हमारा रहना सहना खाना पीना लगभग एक जैसा है। लेकिन एक ये भी तो फिर इसके बाद चीजें, फिर तो अगर हम कहें, फिर तो हमें एक जिला अलग राज्य बनाना वही पड़ेगा। मैं वहीं पे आना चाहता हूँ। आप हरियाणा और दिल्ली की आबादी देखिए, हरियाणा की आबादी 2.5 करोड़ के समथिंग, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बढ़ती घटती हो वो, और अगर आप इन 22 जिलों की आबादी देखिए तो इनमें भी 2 हरियाणा बन जाए, हो सकता है 3 बन जाए, 3 हरियाणा। तो फिर तो यही डिमांड हो जाएगा भाई, जब 2.5 करोड़ की आबादी पे हरियाणा है, तो क्यों ना हस्तिनापुर एक अलग राज्य बना दिया जाए, या फिर ब्रज एक अलग राज्य बना दिया, या रुहेलखंड एक अलग राज्य। सच में बताऊं, अगर भारत के अंदर देखो, एक मेरे पास थ्योरी है, भारत के अंदर 100 के आसपास मंडल है, ठीक है, 100 मंडल को राज्य बना दो। एक बार सोचना, 100 मंडलों को हमने राज्य बना दिया, उनके पावर दे दीजिए, केवल बाउंड्रीज नहीं बांटनी आपको, पावर जो है मंडल पे दे दीजिए सभी चीजों की। आपका न्याय सुनने की बात है तो मंडल पे एक जो है कोई भी आप वो बना सकते हो। आपको कोई भी प्रशासनिक काम है तो मंडल पे, मंडल से बाहर नहीं जाना है आपको। तो ये भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। अगर हम 100 राज्य, जैसा अभी हम अमेरिका की बात करें, 50 राज्य है, आबादी 1 से 1.5 करोड़, ऐसे ही हमारे 3 जिलों की बैठेगी, 3 जिलों का एक मंडल हो गया, यानी कि 100 राज्य हम बना सकते हैं। लेकिन उसमें आप बाउंड्रीज मत बनाओ, आप जो है पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऊपर से नीचे तक जो है कर दो। हाँ, ये अच्छा सुझाव है। आप सेंटर को ये एक एरिया बनाइए, लाइक आपने कोई एक एरिया बनाया, उसके 50 किलोमीटर का चारों तरफ का एरिया उसमें बांट दो, फिर नेक्स्ट 50 किलोमीटर ऐसे बांट दो, फिर नेक्स्ट खर्च 50। भी नहीं ज्यादा, ये ज्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन इसके लिए काफी समय लगेगा। देखो, शायद उस सुझाव तो सिचुएशन काफी में सारे हैं जी, हम इन चीजों में जावे, काफी सारे सुझाव हैं। और आप कह रहे थे कि आपकी भाषा को कुचला गया, और वास्तव में कुचला गया। माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले विधानसभा सत्र में खुल करके कह रहे थे, जो फरवरी मार्च के आसपास हुआ, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था उस टाइम। माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में खड़े होकर के कहते हैं, जो हिंदी में एक प्रवाह नहीं बोल सकता, वो भोजपुरी में बोल सकता है, वो बुंदेली में बोल सकते हैं, वो अवधी में बोल सकते हैं, वो ब्रज में बोल सकता है। ये 12-13 जिले खड़ी बोली बोल रहे, कोरवी बोल रहे, इनका क्या होगा फिर? इन्हें आप क्यों कुचल रहे हो भाई? आपने उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रमों में आपने रागणी को, सांग को, आला को, डोला को किसी को जगह नहीं दिया। रागणी सांग तो महत्वपूर्ण है, रागणी और सांग को तो आपने कोई जगह नहीं दी। आपने हमारे कल्चर को तो बिल्कुल खत्म कर दिया। सारी सरकारों की बात कर रहा, मैं केवल इस सरकार की नहीं, मैं ना सरकारों की किसी के खिलाफ हूं, मैं तो इनकी नीतियों के खिलाफ हूं, जो इन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ करा है। और जो लोग कहें कि बड़े संपन्न है पश्चिम उत्तर प्रदेश को, उनके बहम काट दूं मैं एक चीज कह करके,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आदमी को जब आप संपन्न कह सको कि उनके रोजगार उनके राज्य में मिले, उनके क्षेत्र में मिले। आज एक बहुत बड़ी आबादी बिजनौर की और सहारनपुर की रोजाना उत्तराखंड में रोजगार के लिए जा रही, एक बहुत बड़ी आबादी शामली क्षेत्र की कैराना में जा रही है। एक बाइक पे 5-5-6 लड़के टिफिन टांग के 10-10-12 हजार की नौकरी करन पानीपत की फैक्ट्रियों में 12-12 घंटे काम कर रही। एक बहुत बड़ी आबादी दिल्ली की तरफ जा रही। भीड़ रेलों में 5 धरण की जगह नहीं, अगर 8 महीने का जाकत ले लिया तो मर जाएगा, आदमी मर जाएगा, इतनी भीड़ है। पानी बागपत क्षेत्र सोनीपत जा रहा, हमें कहाँ रोजगार, हमें तो 2-3 जिलों में राज्यों में जाना पड़ रहा। ये 2 मंजिला इमारत बना लेना अपनी खेती के पैसे थे, वो एक संपन्नता है। केवल आपने हमें रोड दे दी, रोड का के हम चार गिरे। आपने हमें कितनी शिक्षण संस्थाएं, स्वास्थ्य संस्थाएं, बल्कि बेसिक प्राइमरी एजुकेशन खत्म कर दी। आप 365 दिन हो इस साल में, 365 दिन में तो तुमने जो है 150 दिन तो उन्हें सरकारी मास्टरों को इलेक्शनों में लगा रखा, अलग अलग कामों में लगा रखा, वो बच गए 150 से 200 दिन। इतने में बच्चे डगमगा जा। और वो कौन सी शिक्षा है कि आप 5वीं तक की क्लास को एक क्लास में एडजस्ट कर दो, 2 टीचर, पहली से 5वीं लोग का 2 टीचर, ऐसे पढ़ाई है। जीविते बंद होने लग रहे, ये नहीं तो बंद हो रहे। इन्हें क्या कर रहे कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाया जा रहा। बिल्कुल। चलिए देखिए नितिन भाई, ये आपकी जो मांग है ये जनमत के आधार पर होती है कि जनता क्या चाहती है। सारा खेल जनता का है। जब भी जनता चाहने लग जाती है तो फिर सरकारों को वो चीज करनी पड़ती है। जनता ना चाहती तो हम घर बैठ जाएंगे जिस दिन जनता नहीं चाहेगी, लेकिन जनता इसे चाह रही, टीस है सबके मन में। बिल्कुल। आप लोग जहां भी इस वीडियो को हमारे देख रहे हैं, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, ये हिंदुस्तान 9 यूपी का एक स्पेशल कार्यक्रम है जो केवल हमने पश्चिम यूपी और उसके आसपास के एरिया के लिए किया है। हालांकि इसमें धीरे धीरे हम पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगे, लेकिन कोई भी ऐसी बात, कहानी, किस्सा, राजनीतिक इंटरव्यू इस चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से आप देख सकते हैं। आप ये पूरा इंटरव्यू सुनने के बाद किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं? क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य बनना चाहिए और आप क्या सारी समस्याएं झेलते हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा, मैं उनको पढ़ूंगा, फिर उन पे और बात करेंगे। और हाँ, कोई और कहानी आपके आसपास है तो वो मुझे जरूर बताइए, उस पर भी मैं बातचीत करूंगा। नितिन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने अपनी सारी बात रखी। चौपाल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।